Then let us come to the next question. A child with hydrocephalus had underwent VP shunt. He developed fever and irritability. A dose of acetaminophen for fever spikes was given. What is the next step? Blood culture with CSF culture via LP, blood culture with CSF culture via shunt, रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन करेंगे या न्यूरो इमेजिंग करेंगे? तो बच्चों देखो, जब किसी बच्चे को वीपी शंट है, वीपी शंट का क्या मतलब है कि जब बच्चों को हाइड्रोकेफेलस हो जाता है, हाइड्रोकेफेलस एक्सेस ऑफ सीएसएफ बिल्डअप इन दी ब्रेन, इन दी वेंट्रिकल्स, एक्सेस ऑफ सीएसएफ अगर आ जाता है तो उसको हम हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। एंड उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि व्हाट कैन बी द रीजन? अ वेरी कॉमन रीजन इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ऐसा नहीं है कि एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में नहीं होता, बट ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बीइंग अ क्रॉनिक काइंड ऑफ मेनिंजाइटिस में हाइड्रोकेफेलस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। तो इसलिए दिस इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन कह लो या सीक्वले ऑफ टीबीएम। Another very common causes of hydrocephalus in children are your congenital malformations. अब congenital malformation की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे टॉप पे आता है आपका डैंडी वॉकर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, या फिर आर्नोल्ड चियारी टाइप 2 हो सकता है, बिकॉज आर्नोल्ड चियारी जो टाइप 1 होता है, ऑलवेज रिमेंबर वो अडल्ट्स में होता है, उसमें हाइड्रोकेफेलस नहीं होता है, ठीक है। तो जब ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास हाइड्रोकेफेलस की कंप्लेंट्स के साथ, तो हमने क्या होता है कि हमने वो रिलीव करना है प्रेशर, नहीं तो ब्रेन ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसे में हम क्या करते हैं, वी पुट इन अ शंट। शंट क्या होता है? कुछ नहीं, एक आप ट्यूब इमेजिन कर लो जो कि वेंट्रिकल से लेकर के ऐसी बॉडी कैविटी में भेज दी कनेक्ट कर दी जाती है जहां से हम एक्सेस ऑफ फ्लूइड बाहर निकाल सकें। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी कैविटीज विच वी हैव इज द पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियम में जाकर के वो ट्यूब जाके खुलती है, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिकुलो केवल शंट भी होता है जहां पे द वन एंड ऑफ दैट ट्यूब इज इन दी वेंट्रिकल्स एंड द अदर एंड इज इन दी वेना केवा, ठीक है। सो तो वेंट्रिकुलर केवल भी होता है, वेंट्रिकुलर एट्रियल शंट भी होता है जहां पे वन एंड हमारे एट्री ऑफ द हार्ट के अंदर होता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शंट। नाउ जब शंट डालते हैं बच्चों, तब यहाँ पे गर्दन में वो शंट विजिबल होता है, अंडर द स्किन होगा बट वो विजिबल होती है ट्यूब। और शंट वाले बच्चे को अगर इरिटेबिलिटी या फॉर दैट मैटर फीवर होने लगे तो हमारा फर्स्ट इसमें शक जाता है कि मे बी शंट इंड्यूस्ड इन्फेक्शन है। तो हाउ डू यू मेक अ डायग्नोसिस? क्योंकि शंट यहाँ पे एक्सेसिबल है, तो आप टेकिंग ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस शंट के थ्रू सीएसएफ एस्पिरेट करके, इसमें सीएसएफ ही आएगा और क्या आएगा, तो सीएसएफ एस्पिरेट करके आप उसका एनालिसिस कर सकते हो कि उसमें न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए हैं, प्रोटीन्स बढ़ गए हैं, एंड वी कम टू नो that this is an infection, and then we can and also send it for culture obviously, and then start appropriate antibiotics. So इसमें करेक्ट क्या चीज होगी कि जब बच्चे को वीपी शंट है, ठीक है, वीपी शंट लगा हुआ है एंड उस बच्चे को फीवर या इरिटेबिलिटी अगर हो रही है, then you will have to do the CSF analysis which you obtain from the shunt, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू विल सेंड ऑल द अदर इन्फेक्शन वर्कअप, जैसे कि ब्लड काउंट्स करवाओगे, ब्लड कल्चर करवाओगे टू लुक फॉर एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लड कल्चर विद सीएसएफ कल्चर वाया शंट। आई नो इट्स वाज अ वेरी, कहते हैं ना, इट्स अ वेरी नॉन ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी जरूरी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद लिम्ब पेन एंड इनएबिलिटी टू मूव हिज लोअर लिम्ब, हिज एक्सरे इज गिवन बिलो, व्हाट इज द डायग्नोसिस? ठीक है, तो ये एक्सरे इसका दिया हुआ है, बताओ जी डायग्नोसिस क्या है? इज इट रिकेट्स, इज इट स्कर्वी, इज इट मेटाफिजियल डिस्प्लेजिया, इज इट ओस्टियोपेट्रोसिस? बच्चों जब भी लिम्ब पेन दिया हुआ हो ना, देयर इज वन कंडीशन which gives rise to so much pain कि बच्चा अपना लिम्ब मूव ही नहीं करता, और उस कंडीशन को हम कहते हैं स्यूडो पैरालिसिस। तो स्यूडो पैरालिसिस आपको किस में देखा जाता है? इन चारों कंडीशन में देयर इज ओनली वन आंसर टू इट अमंग दीज 4 कंडीशंस, इट इज स्कर्वी, ठीक है। बिकॉज स्कर्वी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, एंड विटामिन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल which is involved in hydroxylation of the lysine and proline, एंड ठीक है, एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन की वजह से आपके कोलेजन का वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड कोलेजन गिव्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द कनेक्टिव टिश्यू। तो जब कोलेजन डिफेक्टिव होगा, क्योंकि विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ये हाइड्रोक्सिलाइजेशन
मिनरलाइजेशन नहीं होती है तो उसकी वजह से कोलेजन डिफेक्टिव होता है एंड हेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारी वीक होती है, कैपिलरी फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है इस वजह से एंड वी गेट टू सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सब पेरियोस्टियल हेमरेजेस। सब पेरियोस्टियल हेमरेजेस आर वेरी पेनफुल बच्चों एंड इसकी वजह से हमारे बच्चे को लिम्ब पेन एंड इनएबिलिटी टू मूव हिज लोअर लिम्ब हो रहा है। रिकेट्स में पेन नहीं होगा बच्चे को, डिफॉर्मिटीज पक्का हो जाएगी, हाँ फ्रैक्चर हो जाए वो अलग बात है बिकॉज इजी प्रोपेंसिटी टू फ्रैक्चर्स होता है, पर पेन नहीं होगा जैसे कि स्कर्वी में होता है। अगेन मेटाफिजियल डिस्प्लेजिया में अगेन पेन नहीं होगा बट देयर विल बी लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटीज, जेनु वेरस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमनली सीन विद मेटाफिजियल डिस्प्लेजिया, जिसमें आपको डिफॉर्मिटीज ऑफ द लिम्ब्स देखने को मिलेगी एंड वेरी कॉमनली कंफ्यूज्ड विद रिकेट्स। बट ऑफकोर्स the radiology is very different in metaphyseal dysplasia, which will help you distinguish between rickets and metaphyseal dysplasia. Coming to osteopetrosis, osteopetrosis as you know is a bone in a bone disease, marble bone disease भी कहते हैं, increased density हो जाती है ठीक है of the bones because of some problem with the osteoclastic activity and it is a genetic disorder and because of this क्या होता है आपका जो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होने लग जाता है बिकॉज जो इंट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होना था, मेडुलरी कैनाल बनना चाहिए था, वो नहीं बनता है, वो डिस्प्लेस ऑफ हो जाता है, तो इसलिए बच्चे को पैलर भी रहता है एंड हेपाटोस्प्लेनोमेगाली भी देखने को मिलती है एंड बड़ी डेंस बोन्स होती है बट देन बोन्स की बेसिक बनावट में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चों को फ्रैक्चर्स होने के बड़े चांसेस होते हैं। आप सोचो कि डेंस बोन्स हैं तो बोन्स बड़ी मजबूत होगी और आप उससे उठा करके कुछ भी अपने लिम्ब से कर सकते हो, ऐसा नहीं होता बच्चों, बिकॉज बेसिक प्रॉब्लम एनाटमी में, स्ट्रक्चरल एनाटमी में होती है, इसलिए ये बोन्स भी ब्रिटल होती हैं और ये बोन्स भी फ्रैक्चर को प्रोन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम एक्सरे की बात दी जाए, ये तो हमने सिर्फ पेन पे डिस्कशन किया, तो एक्सरे में आपको कई सारी चीजें इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर स्कर्वी। ठीक है, तो एक्सरे पे क्या देखने को मिलता है अगर हम देखें तो एक तो सब पेरियोस्टल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका एक्सरे डिस्कस करें स्कर्वी का, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये इतना ज्यादा, दिस इज सब पेरियोस्टल हेमरेज जो हुआ है एंड वेरी टिपिकली अगर हम इसी एक्सरे में जो दिया हुआ है उसमें देखें, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप देखोगे, ये पेंसिल थिन कॉर्टेक्स होता है, दिस इज अ पेंसिल थिन कॉर्टेक्स एंड द एपिफिसिस इज वेरी मच डिलिनेटेड, अच्छे से लाइंड होती है, जिसे हम कहते हैं विमबर्गर साइन। ठीक है, तो विमबर्गर साइन इज अ काइंड ऑफ लाइन सराउंडिंग द एपिफिसिस, एपिफाइसिस, तो आप देख सकते हो इसमें विमबर्गर साइन इसमें भी है, इसमें भी बड़े अच्छे से आपको देखने को मिलते हैं, बोथ टिबियल एंड फेमरल एपिफिसिस में आपको देखने को मिल रहा है, तो दिस इज अ विमबर्गर साइन। इसके अलावा आपको व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल देखने को मिलती है विच इज अ इरेगुलर व्हाइट लाइन। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अगर हम देखें कि व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल हम किसको कहते हैं, व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल इज अ इरेगुलर व्हाइट लाइन विच अपीयर्स एट मेटाफिसिस एंड दिस इज अ जोन ऑफ वेल कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये जो इरेगुलर सी जो लाइन यहाँ पे जो बन रही है, दिस इज योर nothing but white line of Frankel, and then you have a Trummerfeld zone. Trummerfeld zone is a zone of rarefaction which is proximal to this line. तो अगर मैं ये लाइन भी इरेज कर दूं, ठीक है, तो आपको फिर एक जोन ऑफ रेयर फैक्शन, अगर आप देखो ये जोन ऑफ रेयर फैक्शन देखने को मिल रहा है, दिस इज अ ट्रमरफील्ड जोन, और ये जो आपको ऐसे निकले हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ पेल्कन स्पर। सो इनफ ऑफ एविडेंस दैट दिस इज क्लासिकल स्कर्वी। ठीक है, इसलिए हमारा डायग्नोसिस स्कर्वी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर हम रिकेट्स का एक्सरे देखें तो वहां पे डेंसिटी काफी कम होती है, आप देख रहे हो बोन्स आर हार्डली विजिबल, जस्ट showing you that density is very much less, and आपको typical ये cupping and splaying, fraying मतलब irregularity, ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। so this is your typical x-ray of rickets। ठीक है, अगर हम osteopetrosis का x-ray देखें तो osteopetrosis में आप देख रहे हो कितनी dense bones हैं, ठीक है, which is suggestive of कि this is marble bone disease or bone in bone disease। ठीक है, clear? सो दैट इज इट। सो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पेन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू ऑन द क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स द टिपिकल रेडियोलॉजिकल फीचर्स, दिस टेल्स यू कि हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड विद साइनोसिस हैज द फॉलोइंग चेस्ट एक्सरे, आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इज इट अ कॉटेज लोफ हार्ट विद ट्रंकस आर्टरियोसिस? बच्चों अगर सिर्फ कॉटेज लोफ हार्ट होता आंसर, ठीक है, तो मैं बोलती यस, दिस इज वेरी क्लियर ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज आई जस्ट शो यू व्हाट इज अ कॉटेज लोफ। देखो आप, ये कॉटेज लोफ इज नथिंग बट दिस kind of structure, and this kind of structure is very typical of, yes you guessed it right, this is your टैप वीसी। तो टैप वीसी के कई सारे मिमिक्स देखे जाते हैं ऑन द चेस्ट एक्सरे। बड़ी सारी उनको चीजें नाम दिए गए हैं, फैंसी फैंसी नाम होती हैं चेस्ट एक्सरे ऑफ टैप वीसी के। एक नाम होता है कॉटेज लोफ। तो ये कॉटेज लोफ तो टैप वीसी को डिनोट करता है, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस को डिनोट नहीं करेगा। सो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। स्नोमैन अपीयरेंस सजेस्टिव ऑफ सुप्राकार्डियक टैप वीसी। सो इफ यू सी सुप्राकार्डियक टैप वीसी, तो स्नोमैन अपीयरेंस क्या होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, देखो अगर मैं ये दिखाऊं, ये स्नोमैन है और ये बिल्कुल आपके, जैसे मैंने बताया था कि दिस इज सो टिपिकल ऑफ टैप वीसी की। कभी स्नोमैन अपीयरेंस कह देते हैं, कभी हम कॉटेज लोफ हार्ट इसी को कह देते हैं। ठीक है, सो दिस वेरी वेल गोज विद दिस। तो सेकंड ऑप्शन हमको ठीक लग रहा है। अभी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। एग ऑन साइड टीजीए या बूट शेप्ड हार्ट टीटीओएफ। तो टीजीए और बूट शेप्ड हार्ट, तो देखो बच्चों ये ऐसे लगता है दिस इज टीजीए। ठीक है, टीजीए में देखो अगर आपका ये जो हार्ट ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे एग ऑन एंड अपीयरेंस है, एग को तिरछा करके रखा हुआ है। कभी एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस भी कहते हैं। आप देखो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द पेडिसल कह लो इज वेरी नैरो, बिकॉज थाइमस इज यूजुअली एब्सेंट, इट इज नॉट देयर इन द पेडिसल। सो देयरफॉर पेडिसल नैरो दिखाई देता है एंड ऐसा दिखाई देता है जैसे आपने एक अंडे को लटकाया हुआ है। तो एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस भी कहते हैं, एग ऑन एंड अपीयरेंस भी कहते हैं। एंड फाइनली बूट शेप्ड हार्ट, दिस एवरीबडी नोज इज अ क्लासिक फीचर ऑफ टॉफ, राइट? तो हमसे जो क्वेश्चन देखो उसका ऐसे करके हार्ट होगा। ठीक है, एंड सो वेरी टिपिकल ऑफ अ बूट। ठीक है, वेरी नाइसली बीन शोन ओवर हियर। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ कि ये चीज, ये जो हार्ट है ये क्या डिनोट करता है? तो यू नो दिस डिनोट्स ईदर अ कॉटेज लोफ हार्ट or it denotes a snowman appearance, and this is suggestive of tap VC. So correct answer इसमें हो जाएगा this B option। ठीक है, that is supracardiac tap VC, जिसमें कि snowman appearance देखने को मिलता है। Of course cottage loaf में भी अगर tap VC लिखा होता तो हमारा वो ऑप्शन भी सही होता, but since this is a single answer kind of question, so इसमें यही आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। A 16-month-old boy whose weight is 8 kg was brought to the clinic by his mother. Image of the growth chart is given. Weight for age, ठीक है, then what is would be the next step? तो इसमें WHO के ये चार्ट दिया हुआ है। याद रखो क्या बोला था हमें, 8 केजीज का बच्चा आया 16 महीने पे। तो हम जरा प्लॉट करके देखते हैं, चार्ट हमें दिया हुआ है। तो 16 महीने का मतलब ये 1 साल है और 4 महीने और मतलब ये हमारा 16 महीने है। ठीक है, सो ये हमारी लाइन 16 महीने की होगी। इसको जरा ऐसे ट्रेस कर लेते हैं। और 8 किलो, ठीक है, यहाँ पे वेट है, आप देख रहे हो वेट लिखा हुआ है। तो 8 किलो की लाइन तो ये आ रही है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो वो तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और आप देख रहे हो बिटवीन -2 एंड -3 स्टैंडर्ड डिविएशन आपका ये बच्चे का वेट फॉर एज हो रहा है। तो व्हाट विल बी आर सजेशन फॉर दिस मदर, ये पूछा गया है हमसे। तो हमने अभी देखा -2 और -3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में वेट है। सो इज द चाइल्ड हेल्दी एंड नो एडवाइस? नो, डेफिनेटली चाइल्ड हेल्दी तो नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। सिवियरली मैलनरिश्ड चाइल्ड, नहीं, हमने बोला था सिवियरली मैलनरिश्ड चाइल्ड हम वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए बोलते हैं। तो ये एनीवेज वेट फॉर एज बोल रहे हैं, तो ये वैसे भी उसमें क्लासिफाई नहीं करता। सिवियरली मैलनरिश्ड एडवाइस मदर फॉर होम बेस्ड केयर, अगेन द सेम आर्ग्यूमेंट। सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? मॉडरेटली मैलनरिश्ड एडवाइस मदर टू फीड कैलोरी डेंस फूड, डेफिनेटली यही होगा क्योंकि हमारे बच्चे का जो वेट फॉर एज है वो -2 टू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच पड़ रहा है। सो दिस इज अ मॉडरेट काइंड ऑफ मैलनरिशमेंट जिसमें आप मदर को प्रॉपर एडवाइस दोगे टू फीड कैलोरी डेंस फूड। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ 6-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद हाइपरटेंशन, on examination lower limb pulsation was feeble, upper limb pulses were normal, on chest x-ray notching of the ribs were noted, what is the most probable diagnosis? देखो जब ऐसे करके होता है बच्चों कि आपको डिस्पेरिटी ऑफ पल्सेस कह रहे, इस
ये जो हम आपने देखा कि लोअर लिम्ब पल्सेशन वाज फीबल एंड अपर लिम्ब पल्सेस वर नॉर्मल, दिस इज नोन एज डिस्पैरिटी ऑफ पल्सेस। एंड डिस्पैरिटी ऑफ पल्सेस, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, एक हार्ट डिजीज आपको याद रखनी है बच्चों में, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, इसमें देखने को मिलती है। एंड इसमें आपको एक्चुअली एक और बहुत अच्छा क्लू दिया हुआ है कि चेस्ट एक्सरे पे नॉचिंग ऑफ द रिब्स मिल रही है। रिब नॉचिंग, रिमेंबर, इज यूजुअली विजिबल बाय 6 to 10 years of age. It is not visible before 6 years of age, right? So notching of the ribs भी देखने को मिल रही है। तो सीधा सीधा हलवा क्वेश्चन है, इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, एक बार हम देख भी लें कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कैसा दिखता है। सो ये आपको पता है कि दिस इज दी, लेट अस से दिस इज दी असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, एंड दिस इज दी डिसेंडिंग एओर्टा। और ये हमको पता है पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और ये 3 ब्रांचेस हैं जो कि आर्क ऑफ एओर्टा से निकल रही है, जिसमें कि ये वाली ब्रांच स्पेसिफिकली लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन आप देख रहे हो बच्चों, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ठीक है, ये कम्युनिकेशन है एक्चुअली नथिंग बट डक्टस आर्टरियोसस, ये यूजुअली क्लोज हो जाता है, बट यहाँ पे इसलिए ओपन दिखाया गया है क्योंकि हम कोआक्टेशन का क्लासिफिकेशन यूजुअली विद रिलेशन टू डक्टस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें, है ना, अगर हम ये क्लियर कर दे, आपको पता है ये डक्टस है, तो यूजुअली अगर कोआक्टेशन मतलब अगर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एओर्टिक वाल्व, ठीक है, अगर वो लेट अस से बिफोर द अटैचमेंट ऑफ डक्टस है, मतलब आप देख रहे हो ये वाला ट्राइंगल, अगर यहाँ पे कोआक्टेटेड सेगमेंट है तो इसे कहेंगे प्री डक्टल कोआक्टेशन। ठीक है, और अगर ये कोआक्टेटेड सेगमेंट है, आपने देखा है यहाँ पे एक ऐसे शेल्फ टाइप निकल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो अगर ये रीजन है कोआक्टेशन का, इसे कहते हैं पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन। ठीक है, अब अगर आप बच्चे की उम्र देखें, 6 years of age यूजली पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, प्री डक्टल कोआक्टेशन यूजली दे आर सिम्टोमेटिक इन द इन्फेंटाइल पीरियड इटसेल्फ, पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन लेटर ऑन जाके सिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, एंड यूजली उनके सिम्टम्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन एंड intermittent claudication. What is intermittent claudication? That is pain in the lower limbs while exercising or while running. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करके ये बच्चे सिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज वेरी मच जो हिस्ट्री एंड जो इन्वेस्टिगेशन आपको बताई हुई है, दैट इज सो टिपिकल ऑफ कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। सो दिस इज व्हाई द आंसर विल बी कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा इन दिस केस। ठीक है, समझ में आ गया। सो दैट इज इट फॉर नाउ। ठीक है, signing off, and then we will be continuing this series. More and more PYQs will be discussed so that at least you are thorough in your pediatric PYQs and you go and ace the exam very well. Thank you.